हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नेज़ल पॉलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पेशेंट आता है क्लिनिक में, कहता है कि नाक बंद है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, नाक बह रही है और ये बहुत दिन से हो रहा है। रात में मुंह सूख जाता है, जब हम सवेरे उठते हैं तो मुंह चिपचिपा हो जाता है, नाक में पीछे लगता है कुछ टपक रहा है, सिर दर्द भी हो रहा है। तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि ये सब किस वजह से हो रहा है। तो ये सब सोचने के बाद हम लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि कहीं इसको नेज़ल पॉलिप तो नहीं है। ये नेज़ल पॉलिप जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी एंडोस्कोपी बाद में करते हैं। पहले हम लोग ओपीडी में बैठा के नाक की जांच करते हैं, जिसको राइनोस्कोपी कहते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि ये नेज़ल पॉलिप है क्या। नेज़ल पॉलिप जो होते हैं, नाक और साइनस की जो अंदर की लेयर होती है, जिसको कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से अंगूर की तरह उभरी हुई ग्रोथ होती हैं, अलग से लटक जाती हैं। इसका रंग ग्रे भी होता है, इसका रंग जो होता है रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। ये सब रंग के अलावा इसमें ये देखा जाता है कि ये लटके हुए हैं नाक में ऊपर से, जबकि ये ऊपर से नहीं लटके होते, ये साइड की दीवार से लटके होते हैं। क्योंकि साइनस जो होता है वो नाक के साइड्स में होता है। ये दो तरह के होते हैं, या तो मैक्सरी साइनस से निकले हुए हों तब इनको एंट्रोकोइनल पॉलिप कहते हैं, या एथमॉइडल साइनस से निकले हों तो एथमॉइडल साइनस से जब निकलते हैं तो इनको एथमॉइडल पॉलिप्स कहते हैं। ये दो तरह के हो गए। अब फर्क क्या है, जो एंट्रोकोइनल पॉलिप होते हैं वो गाल की दीवार जो अंदर होती है मैक्सरी साइनस, उसके अंदर की म्यूकोजा से अपने छेद ऑस्टिया से नाक के अंदर आते हैं। अब ये यूजुअली एक साइड में होते हैं और एक होता है यूजुअली, इसको एंट्रोकोइनल पॉलिप कहते हैं। अब ये नाक के अंदर आता है तो नाक के पीछे की ओर भागता है, नाक के पीछे के छेद को कोइना कहते हैं, और ये मैक्सिलरी एंट्रम से निकलता है, इसलिए इसको एंट्रोकोइनल पॉलिप कहते हैं। जबकि एथमॉइड साइनस में कई छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरह सेल्स होती हैं जो एथमॉइड साइनस बनाती हैं। तो कई सेल्स से पॉलिप छोटे छोटे निकलते हैं। तो ये एथमॉइड के जो पॉलिप्स होते हैं यूजुअली नाक में दोनों तरफ होते हैं, और कई होते हैं, मैनी। तो अगर कई गुच्छे की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह लटक रहे हैं, दोनों नाक में हैं, तो ये चांसेस हैं ये एथमॉइडल पॉलिप्स होंगे। अगर सिंगल है और एक साइड है और खूब बड़ा है तो ये एंट्रोकोनल पॉलिप होने के चांस रहते हैं। अब एंट्रोकोनल पॉलिप जो होते हैं वो 40 साल से कम के लोगों में ज़्यादा चांस होती है, जबकि एथमॉइडल पॉलिप जो होते हैं बड़ों में होते हैं। बहुत छोटे बच्चों में पॉलिप नहीं पाए जाते। अगर वो होते हैं तो हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांस मानते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें इम्यूनिटी गड़बड़ा जाती है और उसकी वजह से पॉलिप हो जाता है, उसकी वजह से लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस हो जाती है। तो इस वजह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये ज़्यादा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, और बच्चों में नाक से पॉलिप होते हैं। तो ये पॉलिप के साथ अगर लंग के सिम्टम भी दिखते हैं तो हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस के चांस को मानते हैं और उसके लिए अलग क्लोराइड टेस्ट से पता लगा लेते हैं। अब ये होता है कि ये होते क्यों हैं। ये होते इसलिए हैं कि जब नाक की म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन हुआ, जैसे साइनोसाइटिस में हुआ, अब ये इन्फ्लेमेशन जो है चाहे इन्फेक्शन से हो, चाहे एलर्जी से हो, चाहे कुछ ड्रग्स से शरीर रिएक्शन करता है, जैसे एस्प्रिन है या दर्द निवारक दवाएं हैं, या कई में शरीर में इम्यून गड़बड़ी होती हैं,
जैसे कि अभी हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस में बताया, कुछ में फैमिली हिस्ट्री होती है कि फैमिलीज में पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को ये होने से बार बार पॉलिप्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब नाक में रिएक्शन करती हैं, इन्फ्लेमेशन करती हैं, तो नाक की म्यूकोजा जो होती है वो स्वेलन सूज जाती है और पूरी की पूरी म्यूकोजा में हाइड्रोपिक डिजनरेशन, म्यूकस जो है पानी की तरह भर जाता है, भरने से वो फूल जाता है, फूलने से वो पॉलिप का रूप ले लेता है। तो पॉलिप एक दर्द रहित बेनाइन ग्रोथ है, यानी कैंसर नहीं होता उसमें, और नाक और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर स्वेलन म्यूकोजा हो जाती है जो पॉलिप का रूप ले लेती है। पॉलिप माने एक्स्ट्रा ग्रोथ, ये नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन है और इससे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई, ये पॉलिप कहलाता है। अब हम लोगों को पता कैसे चलता है? तो ओपीडी में तो हमने राइनोस्कोपी कर ली, फिर एंडोस्कोपी से, जैसे हमने कल एंडोस्कोप दिखाया, उससे देखते हैं ये कितने हैं, कहाँ तक फैले हैं, फिर उगे कहाँ से हैं, ये एथमाइड से आए हैं कि मैक्सिलरी से आए हैं। इसके लिए हमें सीटी स्कैन और एमआरआई कराना पड़ता है जो हमें बताता है कि कहाँ से उगे हैं। इसके अलावा अगर हमको लगता है ये एलर्जी से हैं तो हम लोग एलर्जी टेस्टिंग कराते हैं, तो इससे हमें कारण भी पता लगता है, कितने हैं, कहाँ तक फैले, ये सब जान जाते हैं। अब इसमें सिम्टम मरीज को जो ऐसा हमने बताया कि बेसिकली ये नाक को बंद कर देते हैं, अगर एक साइड है तो एक नाक बंद है, दोनों साइड है तो दोनों बंद है, कई बार एक साइड होने के बाद भी दोनों नाक बंद हो जाती हैं, क्योंकि नाक में एंट्रोकोनल जब पॉलिप आया तो वो पीछे की ओर जब गया तो नाक के पीछे लटक गया, तो लटकने से दोनों साइड के छेद बंद कर दिए पीछे से, तो है एक साइड में बंद, दोनों नाक हो गई। इसके बंद होने से जो नाक में नॉर्मल म्यूकोजा से म्यूकस बनता है, नॉर्मली पीछे जाता रहता है, तो वो पीछे नहीं जा पाता, जिससे आगे ही गिरने लगता है, तो नेजल डिस्चार्ज होने लगता है। अब ये सब साइनस ब्लॉक हो गए, तो इससे सिर दर्द शुरू हो गया। अब जब नाक बंद हो गई तो मरीज रात में मुंह से सांस लेगा, जब मुंह से सांस लेगा तो खराटे आएंगे, खराटे आने से मरीज को दिक्कत होने लगती है। अब नाक में ऊपर की ओर स्मेल के धागे लटके होते हैं, उनको ऑल्फैक्टरी फाइबर्स कहते हैं। अब वहां तक हवा जा ही नहीं पा रही है तो मरीज को स्मेल नहीं आती है, तो इस तरह मरीज की स्मेल में भी दिक्कत हुई, सांस लेने में भी दिक्कत हुई। अब जब नाक बंद हो गई तो आवाज की टोन बदल गई, क्योंकि साइनस हमारे वॉइस को रेजोनेंस देते हैं। तो इस तरह ये मरीज प्रॉब्लम करके आता है, हमने जांच कर ली, पता लग गया कौन से हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? ठीक होने के लिए जितनी भी दवाइयां हैं वो पॉलिप के साइज को सिकोड़ती हैं, गायब नहीं करती, तो सिकोड़ने से टेम्परेरी आराम मिलता है। अगर एलर्जी से पता लगता है तो एलर्जी टेस्टिंग करी, या मरीज ढूंढ लेता है किस वजह से है, पॉलन से है, डस्ट से है, मिल्क से है, तो वो चीज को अवॉइड करता है, तो ये बार बार नहीं फूलते। हाँ, सबसे बड़ी बात है, मरीज की नाक बंद हुई, मरीज ने कस के साफ कर दिया तो इमीडिएटली इसमें फ्लूइड भर जाता है और ये फूल जाते हैं, तो बढ़ जाते हैं, कम होने की बदले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कस के नाक साफ नहीं करना है। और क्या करना है? इसके लिए सबसे पहले ये है कि हम लोग नेजल स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं, कई बार मुंह से भी स्टेरॉइड टैबलेट्स देते हैं। ये सब चीजें पॉलिप्स को सिकोड़ देती हैं। ये सब कंजर्वेटिव मरीज है और जिस चीज से एलर्जी है उससे बचाव की कोशिश करते हैं। इन सब चीजों से हमारे सांस थोड़ा लेना इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन पॉलिप्स गायब नहीं होते। पॉलिप बार बार भी हो सकते हैं। अब गायब करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है। एंडोस्कोप से हम लोग एंडोस्कोपिक साइनल सर्जरी करके सारे पॉलिप्स को ऑपरेशन करके हटा देते हैं। अब ये नहीं कि गायब हो गए दोबारा नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेनी है। हमें उसके बाद लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड नेजल स्प्रेज देने हैं, कुछ दिन तक टैबलेट्स भी देनी है, कुछ साथ में एंटीबायोटिक्स भी देनी है। अगर हमें लगा कि फंगस जहाँ है निकाल ली, जो पॉलिप के साइड में पैदा हो गई है अलग से, क्योंकि इतने दिन कलेक्टेड रहा है फ्लूइड, तो उस फंगस को भी हटाना पड़ता है, तो उसके साथ साथ हमें एंटी फंगल भी देने पड़ते हैं। तो अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, कारण दूर करेंगे, सेंसिटिविटी से है
जिस ड्रग से तो उसको अवॉइड करेंगे, तो बार बार होने के चांस कम हो जाते हैं, जीरो नहीं होते, मतलब चांस तो रहते हैं, क्योंकि आपकी एलर्जी जड़ से तो गई नहीं, आपने उसके लिए कोशिश की तो बार बार होने के चांस कम हो गए। इस तरह हम लोग नेज़ल पॉलिप से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और मरीज की मदद कर सकते हैं। थैंक यू।